Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. तो चलो आगे बढ़ते हैं इंड एस 116 में। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में वी आइडेंटिटी मतलब हमने पूरा का पूरा लीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो सीखा था, राइट? लीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो सीखा था, जिसमें सबसे पहले आइडेंटिफाइड एसेट पढ़ा था, फिर इकोनॉमिक बेनिफिट शुड फ्लो टू दी लेसी, राइट? फिर उसके बाद राइट ऑफ कंट्रोल। अब राइट ऑफ कंट्रोल में दो चीजें हैं, एक तो राइट टू डायरेक्ट द गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पे जो लेसी है वो लेसी के पास राइट होना चाहिए कि वो कौन सा प्रोडक्ट कैसा करेगा, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस शुड बी विद द लेसी। अगर वो नहीं है तो उस केस में ऑपरेशन एंड डिजाइन किसके पास होना चाहिए? लेसी ओनर के पास होना चाहिए। तब जाके हम बोल सकते हैं ये लीज है, सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम लीज बोल सकते हैं। और उसके बाद हम साथ साथ में फिर उसके बाद आगे बढ़ के हमने देखा था कि इंसेप्शन डेट क्या है एंड कमेंसमेंट डेट क्या है। एक बार क्विक रिकैप देता हूँ, इसके बेसिस में हम आगे लीज टर्म पढ़ेंगे। तो इंसेप्शन डेट क्या है? इंसेप्शन डेट इज अ डेट व्हेन बोथ द पार्टीज कम टुगेदर एंड एग्री करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जब साइन हो जाएगा ना, यहाँ पे असेट रेडी नहीं है अभी तक, असेट इन फ्यूचर मिल सकता है, बरोबर? तो यहाँ पे सिर्फ आके हमने क्या किया, हमने दोनों मिलके एक टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री कर लिया और एक एग्रीमेंट बना लिया, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोलते हैं इंसेप्शन डेट। जब कमेंसमेंट, कमेंसमेंट कब होगा? जब असेट, लेसर क्या करेगा, लेसर जो है लेसर ने असेट को अवेलेबल करा के दिया लेसी को यूज के लिए, बरोबर? जो दिन लेसर अपने लेसी को असेट दे देगा फॉर द यूज, उस दिन को बोलते हैं कमेंसमेंट डेट। और अपना अकाउंटिंग कब चालू होगा? अकाउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द लीज कमेंसमेंट डेट, जहां पे लेसी जो है, लेसी विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग, लेसी क्या करेगा? लेसी रिकॉग्नाइज करेगा लीज लायबिलिटी एंड आरओयू, ये दोनों रिकॉग्नाइज करेगा। अब हम देखेंगे कि ये कैसा रिकॉग्निशन कैसा होगा, इसका कंप्यूटेशन कैसा होगा, वो हम ये आप तो जाओ। अब लिस्ट हम सुनते ही क्या आएगा तुम्हारे दिमाग में, बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय लिस्टम? टोटल पीरियड, राइट? अब वेरी गुड, टोटल पीरियड ऑफ लीज। अब इसमें क्या क्या होगा? लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ तो फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा। पीपी लिमिटेड है समझो, और पीपी लिमिटेड ने कस्टमर के साथ, ये कस्टमर है, ठीक है? कस्टमर के साथ इन्होंने मतलब पीपी लिमिटेड ने लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गया और इन दोनों का ऐसा डिसीजन हुआ है कि टोटल पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 6 इयर्स, ठीक है? टोटल पीरियड कितना रहेगा? 6 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा। ओके सर, पीपी लिमिटेड बोला ठीक है 6 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, ठीक है। उसके साथ साथ में ना मैं एक और चीज करता हूँ, तुम लोग ना ट्रस्टेड कस्टमर रहेंगे ना तो तुमको 2 साल और रिन्यू करने का ऑप्शन देता हूँ। क्या है ये? रिन्यूअल ऑप्शन, 2 साल का रिन्यूअल ऑप्शन। अब यहाँ पे 2 साल का जो रिन्यूअल ऑप्शन है ये किसके ऊपर बेसिस है? अगर कस्टमर रिन्यूअल करने का चांसेस रहेगा तो इसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है? उसका डिस्कशन करते हैं। उसके बाद पीपी लिमिटेड ने एक और चीज भी बोला, क्या चीज बोला? कि चलो इसमें एक और 2 साल जोड़ लेते हैं, एडिशनल 2 इयर्स का, टोटल तुम्हें ऑप्शन मिलेगा कितना? 10 इयर्स का ऑप्शन है, 10 इयर्स का। उसमें से दिस इज नॉन कैंसलेबल पीरियड। अब इसका मतलब क्या है सर? नॉन कैंसलेबल पीरियड, नॉन कैंसलेबल पीरियड यानी इस पीरियड में ना ही पीपी लिमिटेड ना ही कस्टमर, ये दोनों दोनों भी मिलके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ये दोनों लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे देन इन दैट केस कुछ भी पेनल्टीज लग सकता है। दिस इज नॉन कैंसिलेबल पीरियड, यानी कैंसिल नहीं होगा, ये तो फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट टर्म है, ठीक है? उसके साथ में अगर कोई और रिन्यूअल ऑप्शन है, यानी क्या? कस्टमर क्या किया? कस्टमर को असेट लीज में दे दिया, समझो, ठीक है? कस्टमर को असेट लीज में दे दिया, लीज में देने के बाद कस्टमर ने क्या किया? उसके ऊपर लीज इंप्रूवमेंट्स कर लिया। अब लीज इंप्रूवमेंट्स यानी क्या? समझो यहाँ पे कार दे दिया, समझो लीज है कार पे, मतलब कार लीज पे है, और कार लीज पे है और कार को क्या किया? कार को ऐसा मॉडिफाई किया, कस्टमर के हिसाब से मॉडिफाई कर लिया, दिस इज लीज इंप्रूवमेंट।
अभी लीज इंप्रूवमेंट किया तो वो कार जब तक 10 साल नहीं चलाएगा, जब तक 10 साल नहीं चलाएगा तब तक उसका जो है ना मैक्सिमम आउटपुट नहीं ले सकता है कस्टमर। तो बताओ 6 साल को तो अपने पास है ही है, 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो है ही है, बट एडिशनली 4 इयर्स का जो रिन्यूअल ऑप्शन है एडिशनल वाला, अगर वो कार को मॉडिफाई करता है और यूज करता है उसको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, बराबर। लीज और इंप्रूवमेंट किया है यानी क्या, वो रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, तो इसको भी हम लीज पीरियड में काउंट करते हैं। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज लीज। तो इन एन ओवरऑल हमारा लीज ईयर्स मतलब लीज टर्म कितना हुआ, 10 ईयर्स का हुआ। क्या सर यहाँ पे जो लीज टर्म है रिन्यूअल ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो क्या वो कब असेस करना चाहिए, कब असेस करना चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद, यानी 6 इयर्स तो पता ही है, 6 ईयर होने के बाद फर्स्ट ईयर में असेस करना चाहिए, सेकंड ईयर में असेस करना चाहिए, कब असेस करना चाहिए कि ये रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा या नहीं। तो सिंपली अरे यार बहुत ही सिंपल चीज है, क्या फर्स्ट डे, जब फर्स्ट डे में तुम कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो उसी दिन उनको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो लेसी है, जो लेसी है वो लेसी रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा या नहीं, यानी पहले दिन ही डिसाइड करना पड़ेगा। अब वो कैसा डिसाइड करे, क्या करेंगे, दैट इज अ जजमेंटल पार्ट, बरोबर। वो जजमेंटल पार्ट है, वो कैसा करेंगे क्या करेंगे। अभी मैंने जैसे बताया था यहाँ पे कार का, समझो फॉर एग्जांपल देखो घर का ले लो, समझो यहाँ पे पीपी लिमिटेड ने घर दिया, ठीक है, और ये घर जो है ना कस्टमर को यूज करना चाहिए था गोडाउन के जैसा, गोडाउन, ठीक है, गोडाउन के जैसा यूज करना था, ओके। अब जब गोडाउन के जैसा यूज करना है, इसको चेंजेस करेगा ना, बरोबर, घर में जो फर्नीचर रहेगा वगैरह सब कुछ निकाल के वो एज अ गोडाउन यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये कस्टमर ने क्या किया, ये सिग्निफिकेंट लीज इंप्रूवमेंट्स किया। अब सिग्निफिकेंट लीज इंप्रूवमेंट्स किया तो वो क्या करेगा, 10 साल तक जब यूज नहीं करेगा तब तक उसका मैक्सिमम आउटपुट नहीं आएगा, तो फिर यह क्या है, यहाँ पे फर्स्ट डे ही पता चल रहा है कि ये जो 2 इयर्स प्लस 2 इयर्स का जो ऑप्शन है वो रिन्यूअल ऑप्शन वो एक्सरसाइज करेगा, तो इसको भी इंक्लूड करो। सर एक और क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये रिन्यूअल ऑप्शन वो सर्टेनिटी नहीं है कि वो एक्सरसाइज करेगा, तो क्या करें, सर्टेनिटी नहीं है तो मत इंक्लूड करो, सिंपल सी बात है, अगर सर्टेनिटी नहीं है तो इंक्लूड मत करो, सिंपल। समझ गया क्या बोला मैंने। तो अपने लीज टर्म में क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो रेंट फ्री पीरियड, जो भी रेंट का पीरियड है, फिर उसके बाद नॉन कैंसिलेबल पीरियड जो भी है वो आएगा। उसके साथ साथ में अगर रिन्यूअल ऑप्शन है वेयर लेसी इज रीजनेबली सर्टन, ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है, अगर लेसी रीजनेबल सर्टन है कि वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तब जाके इंक्लूड करो इसको, ठीक है। फिर उसके बाद पीरियड कवर्ड बाय द ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज वेयर लीज इज रीजनेबली सर्टन नॉट टू टर्मिनेट अर्ली। अब ये पॉइंट क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 4, यानी क्या यहाँ पे जो है एक और एडिशनल 2 इयर्स का समझो, और एडिशनल 1 ईयर का समझो, 2 इयर्स ना को बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 ईयर का, यहाँ पे एडिशनल जो लेसर है और लेसी है इन दोनों ने एडिशनल 1 ईयर का और एक्सटेंड किया, बट इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन फॉर टर्मिनेशन है, यानी समझा नहीं सर, ऑप्शन फॉर टर्मिनेशन इन द सेंस यहाँ पे कभी भी जो है ना अपने लेसी है वो आके क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है लीज को, यानी कैंसिल कर सकता है, ये 1 ईयर का, सिर्फ ये 1 ईयर के पीरियड में। तो अगर ऐसा लग रहा है कि अगर लेसी जो है, लेसी विल नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, जो लीज वाला है कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट नहीं करेगा, ऐसा कोई भी पीरियड रहेगा तो उसको भी इंक्लूड कर लो इन द लीज टर्म। समझा मैंने क्या बोला। देखो लीज टर्म में क्या क्या आएगा, सबसे पहले चीज लीज टर्म में आएगा सर एक तो नॉन कैंसिलेबल पीरियड, ठीक है, नॉन कैंसिलेबल पीरियड आ गया। उसके साथ साथ में अगर कोई भी रिन्यूअल ऑप्शन है, अब रिन्यूअल ऑप्शन इन द सेंस वही बता था एग्जांपल के साथ, अगर वो रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा ऐसा कोई सर्टेनिटी है तो तब जाके इंक्लूड करो, वो इंक्लूड कर लिया, ठीक है सर, इंक्लूड कर लिया। उसके साथ साथ में ऐसा कोई भी पीरियड है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट में तो एंटर किया बट लेसी जो है, लेसी के पास एक ऑप्शन है कि टर्मिनेट कर सके उसको, अगर वो टर्मिनेट करने का उसका पास ऑप्शन है बट ऐसा लग रहा है कि लेसी विल नॉट टर्मिनेट इट, लेसी विल एक्सरसाइज द ऑप्शन और पूरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, तो ऐसा कोई भी पीरियड है उसको भी इंक्लूड करो, दैट वुड बी माय कंसोलिडेटेड लीज टर्म। और ये लीज टर्म जो है, ये लीज टर्म के बेसिस में मेरा लीज लाइबिलिटी कंप्यूट होगा और मेरा लीज लाइबिलिटी का अनवाइंडिंग भी इसी के बेसिस में होगा। समझा मैंने क्या बोला। हेलो, समझा क्या, या कोई डाउट है। अभी देखो ये रेंट फ्री पीरियड और नॉन कैंसिलेबल पीरियड इसको एक ही समझो, मॉड्यूल नहीं दिया था उसके लिए मैंने 2 अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया। रेंट फ्री पीरियड इज ऑल्सो नॉन कैंसिलेबल पीरियड, यानी क्या उस पीरियड में अपन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, मतलब फिक्स्ड
देयर इज एन एनफोर्सेबल राइट्स विद द लेसर एंड लेसी, दोनों के पास एक एनफोर्सेबल राइट्स है टू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट उनके पास। यानी अगर एक भी टर्मिनेट करेगा तो दूसरा आके उसको क्या कर सकता है, सू कर सकता है। सू मतलब चार्जेस डाल सकता है उसके ऊपर कि मुझे जो भी चार्जेस है तुम लोग कैंसिल करने की वजह से जो भी चार्जेस आएगा वो रिकवर कर सकता है। तो ये नॉन कैंसिलेबल पीरियड, फिर ऑप्शनल रिन्यूअल प्लस पीरियड ऑफ कवर्ड बाय द ऑप्शन टू टर्मिनेट वाला पार्ट। ठीक है, ये सब चीजों को इंक्लूड करके मेरा टोटल लीज टर्म हो जाएगा। ठीक है, अब जब टोटल लीज टर्म बोल रहे हैं सर, तो टोटल लीज टर्म में क्या होगा, ये लीज टर्म चालू कब होगा, पहली बात तो वो है। देखो मैंने क्या बोला था, इंसेप्शन डेट है और कमेंसमेंट डेट है। इंसेप्शन डेट क्या है, इंसेप्शन डेट में हम कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करते हैं। सेकंड थिंग, और यहाँ पे कमेंसमेंट डेट है जहां पे मेरा असेट किसके पास जाता है, लेसी के पास जाता है और लेसी कैन यूज दैट असेट। ठीक है, तो यहाँ पे लीज टर्म विल स्टार्ट फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट। यहाँ पे देखो क्लियरली दिया है, द लीज टर्म बिगिंस एट द लीज कमेंसमेंट डेट। द लीज टर्म स्टार्ट्स व्हेन द लेसर मेक्स underlying asset available for the use by any periods provided। यहाँ पे लेसर आएगा। ठीक है, जो लेसर है, लेसर जब अंडरलाइंग एसेट देगा अपने लेसी को तब से मेरा लीज टर्म चालू होगा। ओके, अब यहाँ पे जो सर्टेनिटी है, रीजनेबल सर्टेनिटी कि जो रिन्यूअल ऑप्शन है वो एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा, वो सर्टेनिटी हम कब करेंगे, देखो असेसमेंट ऑफ वेदर इट इज रीजनेबली सर्टन दैट द लीज विल एक्सरसाइज एन एक्सटेंशन और टर्मिनेशन ऑप्शन शुड बी डन ऑन द लीज कमेंसमेंट डेट। पहले दिन ही अपने को डिटरमाइन करना है कि ये जो है ना रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा या नहीं, या फिर टर्मिनेशन ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा या नहीं। अगर यहाँ पे रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तो इंक्लूड करो इन द टर्म। अगर मेरा टर्मिनेशन ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में तुम वो पीरियड को इंक्लूड नहीं करोगे। अगर टर्मिनेशन अगर एक्सरसाइज नहीं करेगा तो उस पीरियड को इंक्लूड करोगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि बताओ, कोई भी डाउट है? पक्का? चलो, अब कुछ एक और चीज है यहाँ पे, ये क्या बोलता है पता है क्या, एक कैंसिलेशन पीरियड करके होता है। अब होता क्या है सर इस कैंसिलेशन पीरियड में, जो लेसर है और लेसी है इन्होंने समझो कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। अब कॉन्ट्रैक्ट लीज कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद उनके पास एक ऑप्शन है कि विद इन 2 years इफ लेसर और लेसी इन दोनों को ऐसा लग रहा है कि नहीं जम रहा है लीज कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में वो कैंसिल कर सकता है। तो इसमें अपने को चेक करना पड़ेगा कि वो जो टर्म है जो 2 years है उसको इंक्लूड करना है इन दी लीज टर्म या नहीं। ठीक है, समझ गया क्या बोला मैंने? देखो समझो ये लेसर है मेरे पास, देखो ये लेसर है। ठीक है, ये मेरा लेसर, लेसर और लेसी दोनों साथ में क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट। वो रहता है ना आजकल का लिविंग के जैसा, लिविंग रिलेशनशिप ऐसा ही, अगर जमा तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या है, सेपरेट। ठीक है, लेसी ये दोनों क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट में, लीज कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, राइट, लीज कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। अब लीज कॉन्ट्रैक्ट के आने के बाद दे हैव द ऑप्शन टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेशन कभी भी कर सकते हैं वो उनके पास। अगर सिर्फ लेसर के पास है, इफ ओनली लेसर हैज द ऑप्शन, हैज द ऑप्शन टू टर्मिनेट, तो इस चीज में क्या है, इस चीज में देखो एक पार्टी के पास है ऑप्शन टर्मिनेट करने का, दोनों पार्टी के पास है क्या, बिल्कुल भी नहीं। यानी क्या, दूसरे पार्टी के पास राइट्स एंड ये है कि यानी क्लॉसेस ऐसा हो सकते हैं कि तुम 2 साल में टर्मिनेट कर सकते हो, बट सब्जेक्ट टू दिस इतना पेनल्टी तुम्हें पे करना पड़ेगा, राइट। ऐसा हो सकता है ना, देखो लेसी के पास ऑप्शन नहीं है, लेसर के पास ऑप्शन है। अब जब लेसर के पास ऑप्शन है तो लेसर क्या है, लेसर बोलेगा कि ठीक है आई हैव द ऑप्शन, अगर मैं कैंसिल करता हूं तो फिर उस केस में तुम्हें 50,000 का मैं पेनल्टी पे कर दूंगा, देयर इज एन एनफोर्सेबल राइट्स, बरोबर। तो उस केस में दिस अमाउंट, दिस पीरियड इज इंक्लूडेड इन लीज टर्म, ये जो है ना इसके लीज टर्म में इंक्लूड किया जाएगा। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? समझो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर सिर्फ लेसी के पास ऑप्शन है,
ओके चलो लेसी के पहले ना एक बार अपन लेसर का देख लेते हैं। क्या बोल रहा था मैं? कैंसलेशन पीरियड। कैंसलेशन पीरियड यानी क्या? दोनों पार्टी है साथ में आए, कॉन्ट्रैक्ट किए, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद दे हैव द ऑप्शन टू कैंसिल दी पीरियड। यानी क्या? एक स्पेसिफिक पीरियड होगा जहां पे दोनों के पास राइट है या ऑप्शन है टू कैंसिल दी लीज एग्रीमेंट। तो समझो लेसर के पास अगर राइट है इन केस कि वो टर्मिनेट करे कॉन्ट्रैक्ट को, तो उस केस में क्या होगा? लेसर और लेसी, लेसी के पास तो है नहीं, लेसर के पास है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में सब्जेक्ट टू टर्म्स हो गया। कैसा? इफ यू हैव द टर्मिनेशन ऑप्शन देन इन दैट केस अगर आप टर्मिनेट करोगे तो यू विल हैव टू पे 50,000 का पैसा, या फिर जो भी है जितना भी उसका पेनल्टी बनेगा वो पे करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है? वी हैव द एनफोर्सेबल राइट्स, राइट? लेसी के पास एनफोर्सेबल राइट्स है ना। जब एनफोर्सेबल राइट्स है देन इन दैट केस वो टर्म जो है वो टर्म हम इंक्लूड कर सकते हैं इन दी लीज टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लेसर के पास ऑप्शन है तो फिर उस केस में हम इंक्लूड कर सकते हैं। बट दोनों के पास अगर ऑप्शन होगा, अब दोनों का मैं बताता हूँ, पहले तो लीज का लेसर का देख लेते हैं। लेसर का समझ गया कि लेसर के पास अगर ऑप्शन है टर्मिनेट करने का, सिर्फ लेसर के पास है, लेसी के पास नहीं है, लेसर के पास है, तो वो टर्म को इंक्लूड कर लेंगे इन दी लीज टर्म। ठीक है, इन केस अगर लेसी के पास है और लेसर के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? इफ ओनली लेसी हैज द ऑप्शन टू टर्मिनेट, तो सिमिलर केस गोस विथ लेसी एज वेल ना। अगर सिर्फ लेसी के पास अगर राइट है टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट और लेसर के पास कुछ भी नहीं है, तो फिर वो भी सब्जेक्ट टू टर्म्स रहेगा जहां पे देयर शुड बी एन एनफोर्सेबल राइट्स बिटवीन बोथ द पार्टीज। जहां पे यहाँ पे लेसी क्या बोलेगा? मैं टर्मिनेट करूंगा ना तो फिर तुम्हें 50,000 1 लाख दे दूंगा मैं, ठीक है, जो भी कंपनसेशन वो दे दूंगा। तो फिर यहाँ पे एनफोर्सेबल राइट्स है, तो ये पीरियड को भी वी कैन इंक्लूड इन दी लीज टर्म। समझो इफ बोथ द पार्टीज हैव द टर्मिनेशन ऑप्शन, यहाँ पे इफ both the parties have termination option, अगर दोनों को अभी पास भी अगर टर्मिनेशन ऑप्शन है, तो उस केस में समझो, उस केस में क्या समझना है सर? इस केस में कोई भी एनफोर्सेबल राइट है ही नहीं ना यार, दोनों कभी भी आके कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। यानी क्या? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं किया, दे वर डूइंग ट्रायल एंड एरर। समझ रहे हो? ट्रायल एंड एरर कर रहे थे, ये कॉन्ट्रैक्ट में कभी आए नहीं। तो उस केस में जो नॉन कैंसिलेबल पीरियड है उतना ही मेरा टर्म होगा ऑफ द लीज टर्म, इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ये वाला पार्ट इंक्लूड करेंगे ही नहीं। तो फिर से बताओ, तो कैंसिलेशन जो है ना, कैंसिलेशन पीरियड यानी क्या? कैंसिलेशन पीरियड में पार्टीज के पास राइट्स होता है टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। अगर पार्टीज के पास राइट है, सिर्फ लेसर के पास है तो इसको इंक्लूड कर लो, सिर्फ लेसी के पास राइट है टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट तो वो इंक्लूड कर लो इन द लीज टर्म। बट इफ बोथ द पार्टीज हैव द राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट तो फिर उस केस में वो वाला पीरियड इंक्लूड नहीं होगा इन द लीज टर्म। ठीक है, उसको आज जो समझते हैं एक अच्छे से इलस्ट्रेशन में। देखो यहाँ पे सपोज द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 10 years एंड द नॉन कैंसिलेबल लॉक इन पीरियड इज 6 years। तो नॉन कैंसिलेबल लॉक इन पीरियड कितना है? 6 साल का। यानी क्या? ये मेरा लीज टर्म होगा ही होगा, दिस इज माई लीज टर्म, फिक्स्ड लीज टर्म। अब आगे बोले हैं, आगे क्या बोले देखो, द लीज टर्म शैल बी एज फॉलोज इफ द टर्मिनेशन ऑप्शन इज विद लेसर। अगर लेसर के पास सिर्फ और सिर्फ लेसर के पास क्या है? ऑप्शन है टर्मिनेशन का। द लीज टर्म शैल बी 10 years। क्यों 10 years? देखो बिकॉज इवन आफ्टर 6th year the lessee would be contractually bound until 10 year, राइट? 6 साल के बाद भी, 6 साल का मेरा एक्चुअल पीरियड है, ठीक है, 6 साल बाद जाके यहाँ पे जो लेसर है, लेसर विल हैव द ऑप्शन, क्या ऑप्शन? टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? लेसर विल हैव द राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, बट लेसी जो है, लेसी इज बाउंड फॉर 10 years, 10 साल का है, ठीक है। Lessee cannot refuse to make the payment till the expiry of the contract and also has the right to use the asset until 10 years unless the lessor terminates the contract। जब तक लेसर टर्मिनेट नहीं करता तब तक लेसी जो है वो उसका रिलीज रेंटल पे करता रहेगा और आरओयू एसेट को यूज करता रहेगा, ठीक है। तो उस केस में मेरा लीज टर्म 10 years होगा। यानी क्या? जो 4 साल है ना, जहाँ पे 4 साल में लेसी के पास, लेसर के पास ऑप्शन है, जो टर्मिनेट करने का ऑप्शन है लेसर के पास, उसको इंक्लूड किया इन द लीज टर्म। चलो सेकंड वाला देखते हैं। इफ द टर्मिनेशन ऑप्शन इज विद लेसी, अगर लेसी के पास टर्मिनेशन ऑप्शन है, लेसर के पास नहीं है, देखो द लीज टर्म शैल बी 10 years अज्यूमिंग रीजनेबल सर्टेनिटी। यानी क्या? यहाँ पे टर्मिनेशन ऑप्शन किसके पास है? लेसी के पास है। तो यहाँ पे हम रीजनेबली सर्टन क्या सोच रहे हैं? यहाँ पे इट वुड बी रीजनेबली सर्टन। अब रीजनेबली सर्टन इन द सेंस यानी क्या?
कि इतना तो सर्टिनिटी है यार कि वो एक्सरसाइज नहीं करेगा ऑप्शन, दैट लेसी विल नॉट एक्सरसाइज टर्मिनेशन ऑप्शन। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? यानी क्या, यहाँ पे सिंपली ये अजम्पशन ले लेंगे हम कि जो लेसी है अगर अच्छा खासा 6 साल के लिए चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, 6 साल का अच्छा खासा चल रहा है, तो फर्दर भी वो पर्टिकुलर मशीन से या फिर वो पर्टिकुलर जो भी है, अच्छा कुछ नहीं बताया तो भी यहाँ पे मशीन समझो, वो पर्टिकुलर मशीन से कंफर्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे ये अजम्पशन ले सकते हैं कि जो टर्मिनेशन ऑप्शन है वो लेसी एक्सरसाइज नहीं करेगा। यहाँ पे लेसर के पास टर्मिनेशन ऑप्शन नहीं है, सिर्फ लेसी के पास है। तो पूरा का पूरा 10 साल विल बी कंसिडर्ड एज लीज टर्म। देखो, the lease term shall be 10 years assuming reasonably certain, because after the expiry of 6th year, though the lessee is not contractually bound till 10th year, that is the lessee can refuse to make the payments any time without the permission of the lessor, but it is assumed that lessee is reasonably certain that it will not exercise the option to terminate. Hence, though there is no exposable obligation from the lessee's point of view beyond 6th year, but basis the said assumption, the less period will be 10 years. समझा फर्स्ट टू ऑप्शंस? यानी क्या, अगर लेसर के पास है और लेसी के पास है, दोनों के पास भी ऑप्शन है, यानी क्या सिर्फ लेसर के पास है और लेसी के पास नहीं है, तो उसको इंक्लूड करेंगे इन दी लीज टर्म। अगर सिर्फ लेसी के पास है, लेसर के पास ऑप्शन नहीं है, तो लीज टर्म में इंक्लूड करो, अज्यूमिंग दैट लेसी विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ टर्मिनेशन। ठीक है, लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला देखोगे ना तो बोलेगा इफ द टर्मिनेशन ऑप्शन इज विद बोथ, मतलब दोनों के साथ टर्मिनेशन ऑप्शन है, एनी पार्टी कैन टर्मिनेट, कोई भी पार्टी, तो लीज टर्म 6 साल का ही होगा। समझ रहे हो, लीज टर्म 6 साल का ही होगा, बचा हुआ 4 साल में वो 1 साल कर सकते, 2 साल कर सकते, यहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई भी पार्टी आके टर्मिनेट करके चला जा सकता है। देखो, बिकॉज आफ्टर 6th ईयर ईदर पार्टी कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी एंड हेंस द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सेबल आफ्टर 6th ईयर ओनली इफ देयर इज इनसिग्निफिकेंट पेनल्टी फॉर द टर्मिनेशन। बहुत इनसिग्निफिकेंट पेनल्टी है, तो ये 6 साल के लिए रहेगा। यानी क्या, इनसिग्निफिकेंट इन द सेंस समझो, टर्मिनेट करने में 1000 रुपये देना पड़ रहा है, तो लेसी और लेसर आएगा 1000 रुपये देगा और टर्मिनेट कर देगा। समझ रहे हो? तो उस केस में ये एग्जांपल इलस्ट्रेट करता है कि कैसा लीज टर्म में इंक्लूड होगा। समझा क्या बोला मैंने? इज देयर एनी डाउट? बोलो पक्का? तो देखो, द असेसमेंट ऑफ वेदर इट इज रीजन, ये तो हो गया ना। लीज टर्म शैल नॉट इंक्लूड कैंसिलेबल पीरियड। कौन सा कैंसिलेबल पीरियड? एनी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज if cancelable, both the lessor and lessee each have the right to terminate the lease without permission from the other party and penalty nominal होगा तो terminate कर सकता है। उसका एक छोटा सा illustrative diagram दिया यहाँ पे, if you want you can see। ये देखो यहाँ पे मैंने जो बताया था ना वो यहाँ पे covered है। ठीक है, इसका क्वेश्चंस देख ले अपन। समझ में आ रहा है ना? क्या हुआ? जस्ट अ मिनट। चलो देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 16 एक बार रीड करो और मुझे बताओ कि लीज टर्म क्या कंसिडर करना चाहिए हमें। 3 सिनेरियो, तीनों सिनेरियो रीड करो और बताओ कितना मुझे लीज टर्म कंसिडर करना चाहिए।
डन। बोलो सिनेरियो ए बी सी में कितना कितना लीज टर्म होगा? पहले वाले में 8 ईयर्स, ओके। सेकेंड वाले में बी में? सिनेरियो बी में बताओ। एटीएस, ओके चलो, यहाँ पे भी एटीएस बोल रहे हो। और आगे सी? सोच समझ के बोलना सी में, सभी में सोच समझ के ही बोलना था। बोलो बोलो, क्या जो लग रहा है वो बोलो, मैं तो एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ, यू विल अंडरस्टैंड देन। सेवन, यस ठीक है। चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन। देखो, एंटिटी एबीसी एंटर्स इनटू अ लीज फॉर इक्विपमेंट दैट इंक्लूड्स नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। यानी क्या, 6 ईयर्स वुड बी माय लीज पीरियड, मतलब पैक रहेगा, ये तो होगा ही होगा। एंड 2 years fixed price renewal option with the future lease payments that are intended to be approximate market rate at the inception. There are no termination penalties or other factors indicating that entity ABC is reasonably certain to exercise the renewal option. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपने को, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मतलब पूछ रहे हैं कि कितना लीज टर्म होना चाहिए। तो बताओ नॉन कैंसिलेबल पीरियड कितना है मेरा? बोलो। नॉन कैंसिलेबल पीरियड कितना है टर्म? 6 ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, देर आर नो टर्मिनेशन पेनाल्टीज और अदर फैक्टर्स इंडिकेटिंग दैट एबीसी इज रीजनेबली सर्टन टू एक्सरसाइज द रिन्यूअल ऑप्शन। अब ये सेंटेंस रीड करके तुम्हें क्या लगता है, क्या एंटिटी एबीसी ये रिन्यूअल ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा? रीजनेबल सर्टिनिटी है क्या, बताओ? क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको देर इज नो सर्टनिटी कि यहाँ पे वो एक्सरसाइज करेगा ऑप्शन। देखो ये वही बोल रहा है ना, नो टर्मिनेशन पेनल्टीज अदर फैक्टर्स, ऐसा कोई भी फैक्टर इंडिकेट नहीं करता है कि ये जो है ना ये एक्सरसाइज करेगा, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। वो एक्सरसाइज भी करेगा तो उसको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। तो उस केस में यहाँ पे लीज टर्म कितना होना चाहिए? लीज टर्म होना चाहिए फॉर 6 ईयर्स। क्यों 6 ईयर्स? 6 साल का नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, ठीक है। अगर वही सिनेरियो बी में देखते हो, एंटिटी XYZ एंटर्स इनटू अ लीज फॉर अ बिल्डिंग दैट इंक्लूड्स अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। तो यहाँ पे नॉन कैंसिलेबल पीरियड कितना है? 8 ईयर्स का है। एंड अ 2 years market price renewal options before it takes the possession of the building, entity XYZ pays for leasehold improvement। देखो यहाँ पे leasehold improvement है। The leasehold improvement are expected to have a significant value at the end of 8 years and that value can only be realized through continued occupancy of the lease property describe the lease term। यानी क्या, यहाँ पे जो XYZ है वो एंटर करता है फॉर द लीज
और इसके पास क्या है 8 साल का लीज कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है विच इज नॉन कैंसिलेबल, इसको तो इंक्लूड करेंगे लीज टर्म में। प्लस साथ साथ में ये क्या बोल रहा है कि इसने एडिशनली लीज होल्ड इंप्रूवमेंट के लिए कुछ खर्चा किया। अब ये जो लीज होल्ड इंप्रूवमेंट के लिए जो खर्चा किया वो उसका बेनिफिट कब ले सकता है, जब एडिशनली 2 इयर्स का वो फिर से ऑक्यूपेंसी लेता है। यानी क्या, उसके पास 2 साल का जो रिन्यूअल ऑप्शन है वो रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, तब जाके वो लीज होल्ड इंप्रूवमेंट का उसको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या रीजनेबली सर्टेनिटी है कि यहाँ पे XYZ विल एक्सरसाइज द ऑप्शन, करेगा ही ना। क्यों? क्योंकि उसने पैसा खर्चा किया और वो पैसे खर्चे का जो भी बेनिफिट है वो 2 साल में मिलने वाला है, जो रिन्यूएबल पीरियड है। बरोबर, मानते हो? तो यहाँ पे 2 इयर्स ऐड करो तो 10 इयर्स यहाँ पे लीज पीरियड होगा। समझ में आया ना, मतलब जो बोला मैंने, या फिर उसमें कुछ डायलेमा है? ठीक है, अब देखो आगे सी में, एंटिटी PQR enters into a lease for an identified retail space in the shopping center. The retail space will be available for entity PQR for only the months of October, November, December during a non-cancelable term of 7 years. ठीक है, the lessor agrees to provide the same retail space for each of the 7 years. अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 2 मिनट बचा है। ओके, देखो यहाँ पे पूरा साल 12 महीना है, शायद से मैंने कल के क्लास में ये एक्सप्लेन किया था। ठीक है, 12 मंथ्स हैं, उसमें से मेरा अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 3 महीने के लिए ही मेरे पास क्या है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, रिटेल स्पेस है टू यूज, सिर्फ 3 महीने के लिए है। क्या सर ये 3 महीने के लिए हम लीज पीरियड मान सकते हैं क्या? सिर्फ साल में 3 महीने के लिए बचा हुआ दूसरे लोगों को दे देंगे, बचा हुआ पीरियड दूसरे को लीज हाउस कर सकते हैं ना। हमारे को कितना महीना चाहिए? 3 महीने, तो 3 महीने यूज कर सकते हो। यस, 3 महीने में उस पर्टिकुलर रिटेल स्पेस में मुझे जो चाहिए वो कर सकता है। लेसी कैन कीप एवरीथिंग ही वांट्स, ही कैन डायरेक्ट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, राइट। तो ये 3 महीने के लिए वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर रिटेल स्पेस इज लीज्ड आउट। अब ये कितने महीने के लिए, सॉरी कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। तो 3 महीना इंटू 7 साल करो, कितना आता है? इट वुड बी फॉर 21 मंथ्स, राइट। 21 ही आता ना, 7 3 21, राइट। तो 21 मंथ्स का लीज पीरियड है यहाँ पे, कितना? 21 मंथ्स का लीज पीरियड है एंड लीज टर्म वुड बी 21 मंथ्स। समझा? यानी लीज पीरियड ऐसा कंपल्शन नहीं है कि पूरा साल ही होना चाहिए। अगर लीज पीरियड फॉर द मंथ है या फॉर 2 मंथ्स है चलेगा, बट वो होना चाहिए अपने लीज टर्म के डेफिनेशन में, यानी आइडेंटिफाइड एसेट होना चाहिए, राइट टू कंट्रोल होना चाहिए, इकोनॉमिक बेनिफिट सब अपने को आना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, भले ही 2 महीने के लिए क्यों है वो लीज माना जाएगा, और वो कितने महीने के लिए कितने साल के लिए उसके बेसिस में हम डिटरमाइन कर देंगे। जैसे यहाँ पे 7 साल के लिए 3 महीने मिलेगा, तो 21 मंथ्स का मेरा यहाँ पे क्या रहेगा, 21 मंथ्स का मेरा यहाँ पे लीज टर्म रहेगा। ठीक है, न्यू सेशन क्रिएट करते हैं, चलो रीड करते हैं सॉल्यूशन को। क्या है सिनेरियो ए का? क्या था सिनेरियो ए जो है ना, वो रिन्यूअल ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहता। एट द कमेंसमेंट डेट द लीज टर्म इज 6 इयर्स, तो 6 इयर्स का उसका लीज टर्म है, बीइंग द नॉन कैंसिलेबल पीरियड। द रिन्यूअल ऑप्शन ऑफ 2 इयर्स इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन सिंस क्यों ABC लिमिटेड इज नॉट रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन because there is no penalties or other factors which indicate that the entity will opt for the renewal of lease। ठीक है, सिनेरियो बी में क्या था उसका, उसने लीज इंप्रूवमेंट किया था ना, लीज इंप्रूवमेंट किया तो वो 2 साल अगर और एडिशनल रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा तो वो उसका बेनिफिट ले सकता है, तो फिर 10 साल का होगा। देखो, एट द लीज कमेंसमेंट डेट एंटिटी XYZ डिटरमाइंस दैट रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द renewal option because it would suffer a significant economic penalty if it abandons the lease improvement at the end of the initial non-cancelable period of 8 years. Thus, at the lease commencement, entity XYZ concludes that lease term is 10 years. 10 साल का उसका लीज टर्म है, being 8 years of non-cancelable period plus 2 साल का उसका रिन्यूएबल ऑप्शन। थर्ड केस में क्या है, 3 महीने के लिए 7 साल के लिए उसके पास क्या था, 3 महीने का 7 साल का उसके पास ये था, राइट था फॉर द लीज। तो फिर देखो, एट द लीज कमेंसमेंट डेट द लीज टर्म इज फॉर 21 मंथ्स, 3 months per year over the 7 annual periods as specified in the contract, the period over which entity PQR controls the right to use the underlying asset। ठीक है, तो समझा मैंने क्या बोला, लीज टर्म यहाँ पे, लीज इन द सेंस यहाँ पे अपना डेफिनेशन हो गया पूरा, तो फिर उस केस में हम टर्म देखेंगे। जब टर्म देखोगे तो फिर पूरा साल हुआ ऐसा नहीं है, 6 महीने के लिए मिल रहा है, 3 दिन के लिए मिल रहा है, 10 दिन के लिए मिल रहा है, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिल रहा है, उस दिनों के लिए, उन दिनों के लिए मेरा लीज रहेगा और उसको लीज टर्म माना जाएगा।
ठीक है। और मेरा लीज टर्म कब से स्टार्ट होगा? लीज टर्म विल बी स्टार्टेड फ्रॉम कमेंसमेंट डेट। याद रखना कमेंसमेंट डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंसमेंट डेट में ही मेरा अकाउंटिंग चालू होगा। कोई डाउट्स? बोलो। क्या हुआ फिर से नेटवर्क इशू? ओके चलो चलो, अब देखते हैं एक और चीज। हमने लीज टर्म तो पढ़ लिया ना। अब लीज टर्म क्या है? लीज टर्म में हम सारी चीजें इंक्लूड करेंगे, नॉन कैंसिलेबल पीरियड, रिन्यूअल ऑप्शन, फिर ऐसा कोई पीरियड है वेर इन देर इज अ टर्मिनेशन ऑप्शन एंड दैट टर्मिनेशन ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज बाय द लेसी, वो पूरा हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। बट कब कभार कैसे हो सकता है, मेरे लीज टर्म को मुझे रीमेजरमेंट करना पड़ सकता है, यानी रीअसेस करना पड़ता है, या फिर मैं बोलूँ एवरी ईयर एंड हम लीज जो लीज टर्म है उसको रीअसेस करते हैं, ठीक है। तो लीज टर्म को क्यों रीअसेस करते हैं? जब कोई साल में मतलब लीज टर्म के पीरियड में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आएगा तो उस केस में हम रीमेजरमेंट करेंगे या फिर रीअसेसमेंट करेंगे। तो रीअसेसमेंट कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें हम क्या करेंगे, अगर वो इवेंट स्पेसिफाइड है, वो इवेंट्स अगर हो गए तो हम रीअसेसमेंट करेंगे कि ये मेरा लीज टर्म वो बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। समझो लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे इनिशियली हमने डिटरमाइन किया था 5 इयर्स का लीज कॉन्ट्रैक्ट टर्म, ठीक है। तो लीज टर्म 5 इयर्स का है और यहाँ पे 5 साल का और रिन्यूअल ऑप्शन था। इनिशियली मुझे लगा कि यार ये जो है ना लीज 5 जो रिन्यूअल ऑप्शन है वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो हमने क्या माना था, 5 इयर्स के बेसिस में ही हमने पूरा कंप्यूटेशन किया होगा, लीज लायबिलिटी आरओयू सब कुछ हमने कंप्यूट कर लिया। और सेकंड थर्ड ईयर में आके मुझे क्या पता चला कि मैं लीज इंप्रूवमेंट एक्सपेंसेस इनकर कर रहा हूँ और लीज इंप्रूवमेंट एक्सपेंसेस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 साल और एडिशनल जो है उसको भी अगर मैं एक्सरसाइज कर लूंगा, यानी कि रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूंगा और टोटल 10 इयर्स के लिए मैं एसेट यूज करूंगा तो मेरा मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो अब बताओ, मेरा इनिशियली जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और कमेंसमेंट डेट के टाइम पे मुझे पता नहीं था ना कि ये एक्सरसाइज जो भी रिन्यूअल ऑप्शन है वो एक्सरसाइज होगा। बट सब्सिक्वेंटली मुझे पता चला 3 साल बाद, तो थर्ड ईयर में मैं रीअसेसमेंट करूंगा कि मेरा लीज टर्म और एडिशनली क्या होना चाहिए और उसके बेसिस में अकाउंटिंग करूंगा। समझो फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरा लीज टर्म है, लीज टर्म इज फॉर 6 इयर्स, ठीक है, लीज टर्म इज फॉर 6 इयर्स। बट मेरा जो लीज, मैंने जिसको लीज दिया ना, जो लेसी है मेरा, वो लेसी ने ना फर्दर लीज में दे दिया और उसको सब लीज कर दिया। यानी कैसा, ये समझो ये एक लेसर है, ये लेसर है, इसने लीज दिया इसको, ये लेसी है, इन दोनों के बीच में 6 इयर्स का था, राइट। और इसने क्या किया, जो लेसी है उसने फर्दर लीज आउट किया फॉर 8 इयर्स। ये क्या है, ये फर्दर लेसी है, अब इसको फर्दर लेसी बोलेंगे जो भी बोलेंगे, यहाँ पे इसको सब लीज बोलते हैं नॉर्मली, राइट, इसको सब लीज बोलते हैं। इस केस में ये लेसी हो गया, ये लेसर हो गया और ये लेसी हो गया, मतलब ये वाले कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो लेसी है ना और ये लेसर है, इसके बीच में जो लीज टर्म है वो तो 6 साल का है, बट लेसी ने क्या किया, फर्दर सब लीज कर दिया 8 साल के लिए। तो बताओ इस केस में तो रीअसेसमेंट करना ही पड़ेगा ना, बरोबर, इस केस में रीअसेसमेंट करना ही पड़ेगा। तो ऐसा कोई चीजेस है, ऐसा कोई इवेंट्स है इन विच वी हैव टू रीअसेस आवर लीज टर्म। तो वो कौन सा इवेंट्स है, लेट्स सी। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट फॉर लेसीज, लीजेस आर रिक्वायर्ड टू रीअसेस, या सॉरी लेसीज, जस्ट अ मिनट, जो मेरा लेसीज है, लेसीज आर रिक्वायर्ड to reassess the lease term upon the occurrence of either a significant event or significant change in the circumstances। उसका एग्जांपल्स देखो, ऐसा फॉलोइंग मेजर फैक्टर्स है, यहाँ पे एग्जांपल्स है जिसके बेसिस में हम रीमेजरमेंट या रीअसेसमेंट कर सकते हैं। मेजर इंप्रूवमेंट्स इन द लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, मेजर इंप्रूवमेंट इन लीज होल्ड प्रॉपर्टी, यानी क्या, मेजर इंप्रूवमेंट समझो मैंने घर लीज में दिया था और लेसी ने क्या किया, उस पर्टिकुलर घर को पूरा का पूरा रिनोवेशन कर दिया। अब पूरा का पूरा रिनोवेशन कर दिया इन द सेंस, इनिशियली ये नहीं था कि वो जो है ना लेसी है वो रिनोवेशन करेगा, बट 3-4 साल के बाद पता चला कि वो रिनोवेशन कर रहा है। तो अभी क्या है, उसके पास ऑप्शन है 5 साल का रिन्यूअल ऑप्शन, तो वो 5 साल का ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तब जाके उसको फुल बेनिफिट मिलेगा, बरोबर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंसेप्शन डेट में या फिर कमेंसमेंट डेट में कुछ भी पता नहीं था, बट 3 साल बाद ये पता चला कि वो एक्सरसाइज करेगा ऑप्शन को, तो ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे रीअसेसमेंट करना पड़ा, ठीक है।
carried major modification in the asset, वही है. Making a business decision that is directly relevant to the lessee's ability to exercise or not to exercise an option, for example extending the lease of complementary asset or disposing of alternate asset or subleasing the underlying asset for a period beyond the exercise date. तो यहाँ पे ये चार सिचुएशन दिया है जिसमें हो सकता है हमें रीअसेसमेंट करना पड़ सकता है लीज टर्म. कब करेंगे? जब इंसेप्शन डेट या कमेंसमेंट डेट. अब इंसेप्शन डेट कमेंसमेंट डेट सेम हो सकता है, कल मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था. कमेंसमेंट डेट में ये पता चला कि ये जो है ना रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करने वाला है, बट सब्सिक्वेंटली ऐसा पता चल रहा है कि ये रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा. तो तब जाके हम क्या कर सकते हैं? रीअसेसमेंट कर सकते हैं. और लेसर के लिए लेसर क्या करेगा? लेसर जो भी चेंज है वो अकॉर्डिंग टू लेसी वो एडजस्ट कर लेगा. ठीक है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते आ जाओ आराम से. देखो दो क्वेश्चन है, आराम से इसको रीड करो. मैं रीड कर लूँ क्या? देखो, रिटेलर एम enters into a 5-year lease for the building floor followed by 2 successive 5-year renewal options. तो यहाँ पे और उसके पास दो ऑप्शन है 5 years का renewal options. On the commencement date, retailer M is not reasonably certain to exercise the extension option. यानी क्या? This is very important line ना. कमेंसमेंट डेट में जो रिटेलर एम है वो रीजनेबली सर्टन नहीं है कि वो एक्सरसाइज करेगा ऑप्शन को, बट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल में पता चला उसको कि रिटेलर एम एक्सटेंडेड टू इंक्लूड अनदर फ्लोर फ्रॉम ईयर 4 ड्यू टू अ बिजनेस एक्विजिशन. तो बिजनेस एक्विजिशन की वजह से उसने क्या किया? एडिशनली एक और फ्लोर ऐड कर लिया. फॉर दिस पर्पस द लेसी कंक्लूड्स अ सेपरेट 7-year लीज फॉर एन एडिशनल 4 इन द बिल्डिंग ऑलरेडी लीज्ड. यानी समझा नहीं सर? फॉर द पर्पस क्या है? लेसी जो है लेसी कंक्लूड कर रहा है कि सेपरेट 7-year लीज फॉर एडिशनल फ्लोरिंग जो है एडिशनली उसको इनकर करना पड़ेगा, यानी 7 years का लीज पीरियड और एडिशनली उसको बनाना पड़ेगा इन दी ऑलरेडी लिस्ट. एनालाइज वेदर एम रिक्वायर्ड टू रीअसेस द लीज टर्म इन दिस केस. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? एक तो सबसे पहले 5 years के उसके पास लीज टर्म है, प्लस 5 years का ये दो उसके पास रिन्यूएबल ऑप्शन है, बराबर. इसने क्या किया? जो मेरा जो रिटेलर एम है, रिटेलर एम ने क्या किया? रिटेलर एम ने एक्सटेंडेड किया इंक्लूड करने अनदर फ्लोर फ्रॉम ईयर 4 ड्यू टू बिजनेस एक्विजिशन. उसने कुछ बिजनेस एक्विजिशन किया था, उसकी वजह से उसने क्या किया? एक और एडिशनल फ्लोर ले लिया. अब एक और एडिशनल फ्लोर ले लिया इन द सेंस इसके लिए उसको सेपरेट एक और 7 years का लीज और एडिशनल करना था. उसके पास ऑलरेडी है क्या? 5+5, राइट. बट ये थर्ड फ्लोर मतलब थर्ड ईयर में हो रहा है ना, थर्ड फ्लोर नहीं थर्ड ईयर में हो रहा है ना. जब थर्ड ईयर में हो रहा है, कमेंसमेंट डेट में तो पता नहीं था, थर्ड ईयर में पता चल रहा है, तो थर्ड ईयर में उसको रीअसेस करना पड़ेगा उसका लीज पीरियड. समझ रहा है क्या बोला मैंने? देखो 5 साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बाद 5 का दो रिन्यूअल ऑप्शन है, उसने एक एडिशनल फ्लोर ले लिया. क्यों लिया? क्योंकि उसका बिजनेस एक्विजिशन हुआ, और ये बिजनेस एक्विजिशन होने के बाद उसको लग रहा है कि और 7 years का मुझे लीज एक्सटेंड करना पड़ सकता है. तो उसके पास ऑलरेडी रिन्यूअल ऑप्शन है 5+5. तो लेकिन ये कमेंसमेंट डेट पे नहीं किया था, ये थर्ड ईयर में आके पता चला इसको, तो थर्ड ईयर में इसको रीअसेस करना पड़ेगा उसका लीज पीरियड. देखो India's 116 requires lessee to reassess the lease term if there is a change in business decisions of the company which is directly relevant to exercising or not exercising an option to renew or extend this lease. ठीक है. In the given case, retailer M at the end of the third year में as extended to include another floor in the same building on the account of acquiring another company. As the retailer M has entered into a fresh lease of another floor for 7 years term, it is reasonably certain to exercise the renewal option of original lease for further 5-year term. Hence, retailer M have to reassess the lease term. देखो ये उसको reassess करना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलो बोलो. If there is any doubt. समझा? देखो लेट्स गो ऑन इलस्ट्रेशन अपन 18 एक बार रीड करो और मुझे बताओ वेदर रीअसेस करने की जरूरत है या नहीं, एक बार जल्दी.
करना पड़ेगा। वेरी गुड। देखो फिर से देखते हैं, क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ पहला। कंपनी एन हैज टेकन 10 व्हीकल्स ऑन द लीज फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल का उसका इनिशियल पीरियड है, with an extension option at the option of the lessee for further period of 5 years at the same rental amount. The remaining useful life of the vehicles on the commencement date of the lease is 15 years. 15 years का उसका remaining useful life है। Company N determines at the commencement date that it is reasonably certain to exercise the extension option and hence it has taken a period of 10 years for the lease. At the end of 4th year, there is an announcement by the government that all the cars of the particular model have discontinued from the road within 1 year due to the change in the pollution norms in the country. Examine will the lease term be reassessed in this case. जरूर करना पड़ेगा ना। उसने तो क्या सोचा था, उसने सोचा था कि 5 साल प्लस 5 साल 10 साल का ही है ना। हाँ, उसने ये सोचा था कि 10 साल का मेरा पीरियड रहेगा लीज टर्म, बट फिफ्थ ईयर में नहीं, 4th ईयर के एंड में, आई गेस 4th ईयर के एंड में ही है ना। 4th ईयर के ईयर एंड में गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला कि ऐसे जो व्हीकल्स है वो व्हीकल्स पूरा का पूरा डीकमीशन होना चाहिए, यानी क्या वो पूरा डिसकंटिन्यू होगा फ्रॉम दी रोड, राइट। तो अभी तो उसको ऐसा सिचुएशन में वो तो गाड़ी नहीं चला सकता है, वो तो लीज टर्म तो है उसके पास, बट गाड़ी नहीं चलाता है। जब गाड़ी नहीं चला सकता है तो वो एसेट को कहाँ यूज करेगा, बरोबर, तो उसको रीअसेस करना ही पड़ेगा। तो देखो, इन द गिवन केस एज पर इंडिया 116 द अनाउंसमेंट बाय द गवर्नमेंट to discontinue the use of underlying asset will prohibit the lessee from exercising the extension option that was already included in the non-cancelable period by the company and hence company N will reassess the non-cancelable period to exclude the extension option of 5 years. So 5 years का extension option उसको exclude कर लेगा। ठीक है, is that clear? यहाँ तक कोई भी डाउट है? चलो, अगर कोई भी डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं लीज पेमेंट्स की तरफ। अब लीज पेमेंट्स का क्या होता है? लीज पेमेंट्स यानी क्या, जो हमारा जो इन फ्यूचर लीज रेंटल्स पे होगा उसके रिलेटेड बात करेंगे हम। ठीक है, तो अब लीज पेमेंट्स में नॉर्मली देयर आर 4 to 5 कंपोनेंट्स। यहाँ पे देखो, एक तो फिक्स रेंटल आएगा उसमें, ठीक है, या तो वेरिएबल रेंट आएगा, या फिर एक एक्सरसाइजिंग ऑप्शन का जो पार्ट है वो आएगा, फिर उसके बाद कोई पेनल्टीज है, टर्मिनेटिंग पेनल्टीज, वो आएगा, और अगर रेसिडुअल लीज गारंटी है वो भी आएगा। यानी समझा नहीं सर? यानी क्या, लीज पेमेंट फॉर द लेसी, लेसी जो है, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको वो असेट यूज करने, जो भी असेट मिलने वाला है उसको यूज करने, उसके लिए कितना पेमेंट करना होगा वो देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। चलो यहाँ पे समझो, यहाँ पे पीपी लिमिटेड है और अपना यहाँ पे लेसी है। अब लेसी बोल सकता हूँ क्योंकि हमने इनिशियली डिटरमाइन कर लिया दिस इज अ लीज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट कैसा कैसा होगा वो इशू है ना। लेसी इसको मशीन दे देगा समझो, और लेसी इसको पेमेंट दे देगा। अब इस पेमेंट में क्या क्या आना चाहिए? तो वेरी फर्स्ट थिंग, एक होगा फिक्स्ड रेंटल होगा। क्या होगा? फिक्स्ड रेंटल। यानी समझा नहीं? फिक्स्ड रेंटल यानी क्या, समझो तुम घर रेंट पे लेते हो, ठीक है, तो घर रेंट पे लेते हो, तो फिर घर रेंट पे लेते हो तो कुछ रेंट पे करते हो, समझो फॉर एग्जांपल 10,000, तो वो 10,000 एवरी मंथ पे करना होगा फॉर 12 मंथ्स, राइट। तो फिर 12 मंथ्स के लिए कंटिन्यूस पे करोगे, दैट इज अ फिक्स्ड अमाउंट, बरोबर। तो सिमिलर वे में लेसी जो पेमेंट्स करेगा उसमें से जो फिक्स्ड वाला पार्ट है, यानी क्या, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग उसको देना ही होगा फिक्स्ड रेंटल। ठीक है, तो वो पार्ट क्या है, वो पार्ट इज फिक्स्ड रेंटल। तो फिर फिक्स्ड रेंटल आ जाएगा इन द लीज पेमेंट्स, राइट। फिर उसके बाद इसके साथ साथ में एंड फिक्स्ड, इसको बोल सकते हैं सब्सटेंशियली फिक्स्ड इन नेचर। एक तो फिक्स्ड पेमेंट करता ही सर, उसके साथ साथ में अगर ऐसा कोई पेमेंट है विच इज सब्सटेंशियली फिक्स्ड, माना वो ऐसा लग रहा है कि वेरिएबल पेमेंट है, बट वेरिएबल पेमेंट नहीं है, वो सब्सटेंशियली फिक्स्ड है, उसका नेचर फिक्स्ड है, यानी एवरी मंथ देना ही पड़ता है, तो उस केस में उसको भी हम फिक्स्ड रेंटल में ही इंक्लूड करेंगे। उसके साथ साथ में इसमें से लेस कर देंगे लीज इंसेंटिव्स।
अगर कोई भी लीज इंसेंटिव है उसको भी लेस कर देंगे। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब सिर्फ फिलहाल के लिए तुम वर्डिंग समझो, ठीक है। पहले क्या होगा, एक तो फिक्स्ड रेंटल होगा या फिर सब्सटेंशियली फिक्स्ड रेंटल होगा, यानी उसका नेचर ऐसा है वो दिखने में वेरिएबल लगता है बट उसको फिक्सली पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो मेरा इसमें आ जाएगा फिक्स्ड रेंटल में। फिर उसके बाद अगर लीज पेमेंट इंसेंटिव्स है, लीज इंसेंटिव्स यानी समझो लेसर है और लेसी है, ठीक है। लेसर ने क्या किया, यहाँ पे यही पे एग्जांपल लेते हैं ना, पीपी लिमिटेड है और लेसी है। पीपी लिमिटेड ने बोला लेसी अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आओगे, अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आओगे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही तुम्हें 5,000 का मैं इनाम दे दूंगा, कैश पेमेंट कर दूंगा, यानी कैशबैक दूंगा 5,000 का। तो यहाँ पे क्या है, 5,000 इज नथिंग बट अ लीज इंसेंटिव, लीज में एंटर करने के लिए उससे इंसेंटिव मिल रहा। या फिर ऐसा भी हो सकता है, पीपी लिमिटेड ऐसा भी बोल सकता है कि लेसी को क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पीपी बोल रहा है कि अगर तुम लीज में आते हो, तुम्हारा एक महीने का लीज रेंटल जो है उसमें से 5,000 मैं लेस कर भी लूंगा, यानी क्या समझो 10,000 का लीज रेंटल से उसमें से 5,000 मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा, सिर्फ 5,000 पे करूंगा। तो यहाँ पे क्या है, दिस 5,000 इज ऑल्सो लीज इंसेंटिव, तो ऐसा कुछ है तो उसको लेस कर। तो आज उसका डिटेल डिस्कशन देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे मेरा फिक्स्ड लीज पेमेंट। अब फिक्स्ड लीज पेमेंट यानी क्या, वेयर द अमाउंट इज फिक्स्ड, यानी समझो जैसे मैंने घर रेंट पे लिया, वहां पे मुझे समझो 10,000 देना है, तो 10,000 देना ही है ना, एवरी मंथ मुझे देना पड़ेगा, दैट इज फिक्स्ड अमाउंट। तो देखो फिक्स्ड लीज पेमेंट माइनस लीज इंसेंटिव्स वो छोड़ो, देखते हैं अपन। फिक्स्ड पेमेंट्स क्या है, आर डिफाइंड एज द पेमेंट्स मेड बाय द लेसी टू द लेसर फॉर द राइट टू यूज एन अंडरलाइंग एसेट ड्यूरिंग द लीज टर्म एक्सक्लूडिंग द वेरिएबल लीज पेमेंट। यानी क्या, फिक्स्ड पेमेंट क्या है, फिक्स्ड पेमेंट्स आर डिफाइंड, क्या डिफाइन किया है, जो पे करता है मेड बाय द लेसी टू लेसर, लेसी कौन पे करेगा, लेसर को पे करेगा, टू राइट टू यूज द एसेट, जो एक्सक्लूड करेगा वेरिएबल लीज पेमेंट। वेरिएबल लीज पेमेंट अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिक्स पेमेंट का एग्जांपल देखो, फिक्स्ड पेमेंट कैन ईदर बी फिक्स्ड अमाउंट पेड एट अ वेरियस इंटरवल्स इन द लीज, फॉर एग्जांपल 5 years equipment leased with the annual lease payment of 20,000, or they can be payment that change over time, for example lease payment of 20,000 per month at the lease commencement date that increases annually by 2,500 per month। यानी जैसा यहाँ पे रेंटल एग्रीमेंट्स जैसे होते हैं जहाँ पे एक साल बाद 1,000 रुपये बढ़ेगा या 10% बढ़ेगा, राइट। सिमिलर वे में अगर वैसा भी कुछ क्लॉज है तो फिर उसको भी हम फिक्स्ड मान लेंगे। इज दैट क्लियर, ये मेरा फिक्स्ड पेमेंट है। सिंपल यार, फिक्स पेमेंट का ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल फंडा है। फिक्स पेमेंट यानी क्या, जो फिक्स्ड इन नेचर है, जो मुझे एवरी मंथ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है इन सब्सटेंस इट इज फिक्स्ड। पहले इसका एक क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं, आ जाओ। फिक्स्ड पेमेंट्स का एक क्वेश्चन है, ये एक बार रीड कर लो। क्या है देखो, मैं रीड करता हूँ। एंटिटी एम एंड लेसर ए एंटर्स इनटू अ 10-year लीज ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग फॉर फिक्स्ड एनुअल लीज पेमेंट्स ऑफ ₹2 lakhs। तो यहाँ पे फिक्स्ड एनुअल पेमेंट्स कितना होगा, फिक्स्ड एनुअल पेमेंट्स होगा सर ₹2 lakhs का, ये तो होगा ही, राइट। अब इसका ब्रेकअप बोले हैं, लीज एग्रीमेंट एनुअल लीज फिक्स पेमेंट प्राइजेस ऑफ 7,70,000 का रेंट है एंड 30,000 रियल एस्टेट टैक्सेस है, ये दोनों को मिला के 2 लाख हो रहा है। तो मेरे यहाँ पे फिक्स पेमेंट क्या है, एवरी मंथ मुझे पे कितना करना पड़ रहा है, लेसी को पे कितना करना पड़ रहा है, 2 lakhs। तो लेसी के लिए फिक्स्ड पेमेंट 2 lakhs रहेगा। तो देखो द फिक्स्ड लीज पेमेंट्स आर 2 lakh, although the real estate taxes are explicitly stated in the lease contract, they do not represent a separate non-lease component as they do not provide a separate good or services. The right to use the office building is only component and the annual lease payment of 2 lakh represents the payment related to single lease component. Simple। फिर उसके बाद इन सब्सटेंस फ्री फिक्स्ड वाला होता क्या है, आ जाओ देखते हैं, ठीक है। अब इन सब्सटेंस फिक्स्ड यानी क्या है सर, ऐसा कोई पेमेंट है जो अपने को लग रहा है वेरिएबल। समझो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक लेसर है, लेसर ने मशीनरी दिया लेसी को टू यूज दी मशीनरी, ठीक है। अब मशीनरी यूज करने दिया, अब यूज करते समय लेसर ने एक कंडीशन लगाया, देखो यार तुमने ना, तुम्हें मतलब प्रोड्यूस करो, आउटपुट प्रोड्यूस करो, जितना चाहिए उतना प्रोड्यूस करो, बट जो है आउटपुट के बेसिस में मुझे क्या चाहिए, आउटपुट के एक आउटपुट मतलब एक प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट है उसके ऊपर मुझे 1,000 रुपीज का कमीशन चाहिए। समझ रहे हो क्या बोला मैंने, यानी क्या, यहाँ पे सिंपली जस्ट अ मिनट, क्यों नहीं आ रहा, हाँ सिंपली क्या बोल रहा है, लेसर ने लेसी को मशीनरी दिया, लेसर ने एक कंडीशन लगा कि तुम्हारा जो आउटपुट है वो आउटपुट के बेसिस में 10% मुझे क्या चाहिए, कमीशन चाहिए।
ठीक है। अब जब या छोड़ो आउटपुट 10% कमीशन, ये फिर अपना जो राइट टू कंट्रोल राइट टू यूज लेस का डेफिनेशन का कॉन्फ्लिक्ट होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। लेसर ने लेसी को मशीनरी दे दिया और मशीनरी देने के बाद वो क्या बोला कि अगर तुम कंटिन्यूसली यूज कर रहे हो देन यू हैव टू पे मी 2000 या 20,000 समझो, कंटिन्यूसली यूज कर रहे हो। अगर तुम यूज नहीं कर रहे हो, सीजनल प्रोडक्ट है तुम्हारा, हो सकता है सीजनल प्रोडक्ट है, तो तुम मुझे कितना दे दो, 1000 रुपीज दे दो या फिर 2000 रुपीज दे दो। यानी क्या, अगर तुम मशीनरी को यूज कर रहे हो तो मुझे 20,000 देना पड़ेगा। अगर तुम यूज नहीं कर रहे हो ना तो मुझे 2000 3000 दे दो, जो मिनिमल कॉस्ट है ना वो दे दो मुझे बस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो तुमको लग रहा है कि असेट को यूज कर रहा है। अब देखो फिक्स्ड में और इसमें फर्क है। फिक्स्ड में तुम मशीन यूज करो ना यूज करो तुम्हें 20,000 पे करना ही पड़ेगा, रेंट जो भी रेंट रहेगा वो पे करना ही पड़ेगा फिक्स्ड में। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक क्लॉज है, तुम मशीनरी को यूज करो तो मुझे 20,000 दो, अदरवाइज मुझे 2,000 3,000 दे दो। तो यहाँ पे 2,000 3,000 क्या है, दिस इज सब्सटेंशियली फिक्स्ड। अगर तुम मशीन को यूज करो ना करो तुम्हें तो 2,000 3,000 पे करना ही पड़ेगा। 20,000 कब यूज करोगे, तब जब प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा तब 20,000 पे करोगे। बट मशीन यूज करने के लिए या मशीन नहीं यूज कर रहे हो 2,000 3,000 रुपए तो पे करना ही पड़ेगा ना। दिस इज व्हाट इन सब्सटेंस इट इज फिक्स्ड। यानी क्या, इसका नेचर ऐसा है, ये फिक्स्ड है। ठीक है, तो देखो, if increase in the rentals is mentioned on the basis of variable factors but in substance it is fixed, then such increase shall also be considered in the fixed lease payment या fixed lease rentals। अब यहाँ पे if there are multiple variables, अगर बहुत सारे variables हैं in the contract, then we should go for the variable which seems to be realistic। यानी यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया था मैंने कि समझो तुम मशीन यूज कर रहे हो और मशीन यूज कर रहे हो तो मशीन जब यूज कर रहे हो तो 20,000 पे करना पड़ेगा, नहीं यूज कर रहे हो तो 2,000 पे करना पड़ेगा। तो 2,000 जो पे करना है दैट इज रियलिस्टिक, हाँ पे करना ही पड़ेगा ना, देर इज नो अदर वे। मशीन मेरे पास है, लीज टर्म 1 साल का है समझो, 2 साल का है समझो लीज टर्म, और ये 2 साल के पीरियड में मैं 6 महीना यूज करूंगा, 6 महीना यूज नहीं करूंगा क्योंकि मेरा सीजनल प्रोडक्ट है। तो 6 महीना रीज रेंटल जाएगा 20,000 और 6 महीना जाएगा मेरा 2,000। तो 2,000 देना ही पड़ेगा ना, इवन इफ द मशीन इज नॉट यूज्ड। तो ये 2,000 इज इन सब्सटेंस फिक्स्ड, तो वो कंसिडर करो। अगर वन और मोर, अगर मेरा वेरिएबल फैक्टर्स जो भी है, वेरिएबल फैक्टर्स वो एक या एक से ज्यादा है समझो, या 2 से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स है, तो सबसे ज्यादा मिनिमम इंक्रीज किस में है वो कंसिडर करेंगे, या फिर सबसे लोएस्ट लीज पेमेंट जो है वो कंसिडर करेंगे। देखो, इफ देर आर मोर देन वन रियलिस्टिक वेरिएबल देन वी शुड गो फॉर द वेरिएबल विथ मिनिमम इंक्रीज एंड एंटिटी शैल कंसिडर द सेट ऑफ पेमेंट दैट एग्रीगेट्स ऑन डिस्काउंटेड बेसिस टू द लोएस्ट अमाउंट टू बी द लीज पेमेंट्स। यानी क्या, अगर बहुत ज्यादा वेरिएबल्स हैं, यानी क्या, वेरिएबल यानी इन द सेंस एक सीपीआई होता है, सीपीआई इन द सेंस कस्टमर इंडेक्स का एक होता है, या फिर इन्फ्लेशन से वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, या फिर कोई दूसरा फैक्टर है जिससे जुड़ा हुआ होता है, दैट इज वेरिएबल। अब वेरिएबल का डिस्कशन करूंगा आगे। अगर एक या एक से ज्यादा इसमें मतलब मोर देन 2 का वेरिएबल फैक्टर से जुड़ा हुआ है तो मोर रियलिस्टिक क्या है, यानी क्या, मोर सबसे अच्छा एस्टिमेट किसको कर पा रहा हूँ उसके बेसिस में उसको हम कंसिडर करेंगे इन द फिक्स, बचा हुआ जाएगा वेरिएबल पेमेंट में। समझ रहे हो, तो फिक्स्ड पेमेंट्स आर नथिंग बट फिक्स्ड पेमेंट्स जहां पे फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ेगा। एंड सब्सटेंशियली फिक्स या क्या होगा, सब्सटेंशियली फिक्स्ड ऐसा कोई अमाउंट है विच इज इन नेचर फिक्स्ड, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, इसको सब्सटेंशियली फिक्स्ड। अब एक और चीज आता है, क्या आएगा सर, लीज इंसेंटिव्स। अब लीज इंसेंटिव क्या है, देखो, लीज इंसेंटिव्स आर पेड और पेएबल बाय टू द लेसी बाय द लेसर आर डिडक्टेबल फ्रॉम द लीज पेमेंट्स एंड रिड्यूस द इनिशियल अमाउंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ आरओ। यानी क्या, ट्रांजिट है, फिर ट्रांजिट इंश्योरेंस है, ये सारे एक्सपेंसेस जो है जहां पे लेसी जो है, लेसी को पैसा मिलेगा लेसर से। यानी समझा नहीं सर, लेसर समझो, लेसर का काम था उसका जो प्रोडक्ट है वो एंड मोमेंट तक यानी लेसी के लोकेशन तक ट्रांजिट करना था, बरोबर। बट यहाँ पे क्या है, लेसर ने किया नहीं, ठीक है सर, कौन किया, लेसी ने किया। अब लेसी ने इनकर किया एक्सपेंस, तो लेसी क्या करेगा, रियम्बर्स कर लेगा लेसर से, तो वो एक्सपेंसेस भी रिड्यूस करेंगे। यहाँ पे समझो, यहाँ पे लेसर है, लेसर ने क्या बोला, तुम अगर कॉन्ट्रैक्ट में आओगे ना तुम्हें 5,000 जो है ना इंसेंटिव मिलेगा, तो ऐसा कोई भी पेमेंट है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, बरोबर। या फिर ऐसा लेसर ने बोला कि तुम अगर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना, लीज में आ जाओगे ना, तो फिर तुम्हें फर्स्ट मंथ में तुम्हें 5,000 या 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा, तो ये भी इंसेंटिव है, इसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इन जनरल टर्म्स यहाँ पे फिक्स्ड पेमेंट में क्या आएगा, फिक्स्ड अमाउंट आएगा, उसके साथ साथ में इन सब्सटेंशियल कोई भी फिक्स्ड अमाउंट है वो आएगा, उसमें से लेस होगा मेरा लीज इंसेंटिव्स। ये लेस होने के बाद मेरा फिक्स्ड पेमेंट डिटरमाइन हो सकता है। तो आ जाओ इसका एग्जांपल्स देखते हैं या फिर इलस्ट्रेशंस देखते हैं। देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 20 क्या बोल रहा है, देखो, एंटिटी Q enters into a 7-year lease for the piece of machinery।
ठीक है. The contract sets out the lease payment as follows. If Q uses the machinery within the given month, then the amount of 2000 accrues for the month. If Q does not use the machinery within given month, then an amount of 1000 accrues for the month. Explain what is considered as lease payment. अब यहाँ पे अगर देखोगे तो अगर वो मंथ में मशीन को यूज करेगा, तो मैंने जो एग्जांपल दिया उस सिमिलर एग्जांपल के केसेस में, मतलब इसी से एग्जांपल बनाया था, तो सेम अगर मंथ में यूज करेगा तो उसको 2000 देना पड़ेगा, अदरवाइज यूज नहीं करेगा तो 1000 रुपीज देना पड़ेगा. तो बताओ यहाँ पे जो 1000 रुपीज है, इवन इफ ही डजंट यूज द मशीनरी, उसको पे करना पड़ेगा ना, बरोबर, उसको पे करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या होगा, 1000 इज सब्सटेंशियली फिक्स्ड अमाउंट. ये जो 1000 है दिस इज सब्सटेंशियली फिक्स्ड अमाउंट. ये सब्सटेंशियली फिक्स्ड अमाउंट को हम फिक्स्ड रेंटल्स में इंक्लूड कर लेंगे. तो देखो, Q considers the contract and notes that although the lease payments contain the variability based on usage and there is a realistic possibility that Q may not use the machine in some months, a monthly payment of 1000 is unavoidable. So 1000 has to be paid. Accordingly, this is in substance fixed payment and is included in the measurement of lease liability. समझा ये चीज? बताओ, is there any doubt? देखो एक और भी है क्वेश्चन, वो देख लेते हैं. Entity P enters into a 5-year lease for the office space with entity Q. The initial base rent of 1 lakh per month. Rents increase by 1% of the entity's P's generated sales or 2% of previous rental rate on each anniversary of lease commencement. Describe the lease payment for the purpose of measuring the lease liability. यहाँ पे हो क्या रहा है, एंटिटी पी है, एंटर करता है 5 इयर्स का लीज में. अब जब लीज में एंटर किया विद एंटिटी क्यू, द इनिशियल बेस रेंट कितना है मेरा, 1 लाख का है. ओके, इंक्रीजेस बाय 1%, सॉरी इंक्रीजेस बाय द ग्रेटर ऑफ, अब ग्रेटर ऑफ क्या है, 1% ऑफ द एंटिटीज पी जनरेटेड सेल्स और 2% ऑफ द प्रीवियस रेंटल रेट ऑन ईच एनिवर्सरी ऑफ लीज कमेंसमेंट डेट. तो यहाँ पे मिनिमम लेवल कितना है, अब समझो मेरा सेल्स बहुत ज़्यादा हो गया, वो ज़्यादा कितना होगा, उसका 1% मेरा क्या रहेगा, उसका 1% मेरा रेंटल में इंक्रीज आएगा. अगर समझो मेरा कम सेल हुआ है, मेरा कम सेल हुआ है, तो उस केस में मेरा 2% वैसे भी बढ़ने वाला है, बराबर, मेरा 2% वैसे ही बढ़ेगा एवरी मंथ, राइट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2% इज मिनिमम दैट वो इंक्रीज होगा ही होगा बेस्ड ऑन प्रीवियस मंथ. अगर समझो मेरा सेल्स बहुत ज़्यादा हो गया तो उस केस में मेरा 1% आएगा. तो इन जनरल बोलूँ मैं तो 2% देना ही पड़ेगा ना, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग 2% हैज टू बी पेड. इंक्रीज जो आएगा उसको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है. तो फिर ये 2% इज सब्सटेंशियली फिक्स्ड, तो इसको फिक्स्ड रेंटल में इंक्लूड करो. देखो, इन द गिवन केस द लीज पेमेंट फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफाइंग द लीज आर द फिक्स्ड मंथली पेमेंट्स of rupees 1 lakh plus minimum increase of annual 2% of the previous rental rate, right. Entity P is required to pay no less than 2% increase regardless of the sales activity. मतलब जितना भी सेल्स एक्टिविटी होगा उसके बेसिस में 2% तो देना ही पड़ेगा, whichever is greater है ना. अगर सेल्स मेरा ज्यादा रहेगा तो सेल्स के बेसिस में इंक्रीज होगा, अगर मेरा 2% ज्यादा रहेगा 2% के बेसिस में होगा. तो सेल्स तो वोलेटाइल है बहुत, उसको छोड़ो, बट 2% तो देना ही पड़ेगा. तो 2% will be considered as fixed. Therefore, this minimum level of increase is substantially fixed in nature. Is that clear? तो देखो आगे एक और क्वेश्चन है, ये एक बार रीड कर लो, तुम रीड कर लो. You read it once. डन, क्या बोलो, सब्सटेंशियली फिक्स क्या रहेगा यहाँ पे. देखो मैं पढ़ाता हूँ. कंपनी एंड लीजेस अ प्रोडक्शन लाइन. The lease payment depend on the number of operating hours of the production line, that is, and has to pay 10,000 per usage of hours.
द एनुअल मिनिमम पेमेंट ऑफ 10 lakhs, द एक्सपेक्टेड यूसेज इज 15 hours। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला अगर देखोगे ना सेंटेंस तो तुम बता दोगे। तो एनुअल मिनिमम पेमेंट जो 10 lakhs का है वो होना ही है इररेस्पेक्टिव ऑफ द यूसेज। तुम 1500 करो, 800 करो, कुछ भी करो, एनुअल जो है वो 1 लाख नहीं, सॉरी 10 lakhs यूज देना ही पड़ेगा उसको, राइट। तो फिर ये जो है ये माना यूसेज के बेसिस में बोल रहे हैं। नॉर्मली देखो यहाँ पे बोल रहे हैं, देखो द लीज पेमेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आवर्स ऑफ द प्रोडक्शन लाइन। ये बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन आवर्स के बेसिस में, अपने को लग रहा है ये वेरिएबल है, वोलेटाइल है, कि अगर 8000 किया तो सॉरी 8000 का आवर्स यूज किया होगा तो फिर 8000 के बेसिस में पेमेंट होगा, वैसा नहीं है। मिनिमम 10 लाख होगा ही होगा, उसके ऊपर अगर तुम कितना भी आवर्स यूज करोगे उतना क्या करना पड़ेगा, तुमको एडिशनल पेमेंट करना होगा, राइट। तो फिर दिस इज सब्सटेंशियली फिक्स्ड इन नेचर, तो ये पे करना ही पड़ेगा विदाउट यूजिंग, विथ यूजिंग, कुछ भी हो, राइट, ये फिक्स्ड है। The lease contains in substance fixed payment of 10 lakhs per year, which are included in the initial measurement of the lease liability. The additional 5 lakh that company N expects per year are variable that do not depend on the index or rate but usage. यानी क्या, यहाँ पे 1500 घंटे यूज कर रहा है, 1000 पर आर यूज कर रहा है, तो फिर कितना होगा, ये 15 लाख होगा, बराबर। 10 लाख तो इसमें फिक्स्ड है ना, 10 लाख तो फिक्स्ड है तो इसको फिक्स कंसिडर करेंगे। बचा हुआ 5 लाख जो है दैट वुड बी बेस्ड ऑन यूसेज, दिस वुड बी कंसिडर्ड एज वेरिएबल लीज पेमेंट। ठीक है, ठीक है।